हेलो दोस्तों, यूपीएससी ऑलराउंडर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे पर्वत निर्माण की, उसके अपक्षय की, अपरदन की और विभिन्न भू आकृतियों के विस्तार की। तो ये जो आज हम पढ़ रहे हैं ये फिज़िकल ज्योग्राफी से संबंधित विषय है और पृथ्वी की सतह पे जो होने वाले परिवर्तन हैं या जो सतह पे प्राकृतिक परिवर्तन होते हैं, प्रकृति के द्वारा जो परिवर्तन होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, उसको हम सरल भाषा में समझेंगे। तो पर्वत का निर्माण, माउंटेन बिल्डिंग है ना, वो कैसे होती है। तो हम समझते हैं सबसे पहले तो परिभाषा को इसकी, है ना, कि कैसे पर्वतों का निर्माण कैसे होता है। तो जब पृथ्वी की टेक्टोनिक जो प्लेट्स हैं, जो पृथ्वी के अंदर हार्ड प्लेट्स पाई जाती हैं, वो आपस में जब टकराती हैं या पास आती हैं तब उनकी सतह ऊपर उठती है और इस तरीके से पर्वतों का निर्माण होता है। ठीक है, इस प्रक्रिया को ओरोजेनी या ओरोजेनी कहा जाता है ना। इसके मुख्य कारण क्या हैं? तो प्लेटें जो हैं, वो टेक्टोनिक प्लेट्स जो हैं, वो पृथ्वी की सतह के अंदर कई कठोर टुकड़ों में, मतलब अलग अलग प्लेट्स के टुकड़े हैं, उनके वो खिसकती रहती हैं आपस में, है ना। जब इनका हिलना डुलना या आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो टकराहट जो इनकी होती है बहुत तेज होती है और उसकी वजह से ये पर्वतों का निर्माण करती हैं। ठीक है, पर्वतों के निर्माण के प्रकार। अब वलित पर्वत, जैसे जिसको हम कहते हैं फोल्डेड माउंटेन्स, तो दो प्लेटों के टकराने की वजह से चट्टानों में जो मोड़ आ जाता है उसकी वजह से ये पर्वतों का निर्माण करती है। जैसे कि अब उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं इसको कि हिमालय पर्वत जो है वो इसी तरीके की दो टेक्टोनिक प्लेटों के आपस में टकराने की वजह से एक भाग जो था वो, जैसे आपने देखा होगा, मैं आपको उदाहरण के सहित एक बार करके बताऊंगी कि कैसे ये भाग ऊपर उठ जाता है और कैसे हिमालय को टेक्टोनिक प्लेट्स की वजह से दबाव पड़ता है और हर साल हिमालय थोड़ा थोड़ा ऊंचा होते जा रहा है ना। तो हिमालय तो इसका उदाहरण है, वो भी टेक्टोनिक प्लेट्स का उदाहरण है। आल्प्स पर्वत जो है यूरोप में, वो भी उसी का उदाहरण है। और एंडीज़ पर्वत जो दक्षिण अमेरिका में है, वो भी एंडीज़ भी इसी का एक उदाहरण है, टेक्टोनिक प्लेट से दबाव का उदाहरण है, जिसकी वजह से इन पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब खंडित पर्वत की अब हम बात कर लेते हैं, है ना। तो खंडित पर्वत या ब्लॉक माउंटेन्स जो है वो किसको कहा जाता है? तो जब प्लेटें खिंचती हैं तो ज़मीन टूटती है और एक भाग ऊपर उठता है उसका, है ना। जैसे उदाहरण के लिए विंध्याचल और सतपुड़ा, ये इसी तरीके के उदाहरण हैं जो कि मध्य प्रदेश में हैं। आपने देखा होगा सतपुड़ा पर्वत का भी आपने नाम सुना होगा और विंध्याचल पर्वत का भी नाम सुना होगा, जो कि नर्मदा नदी जो है इन दोनों पर्वतों को बीच में से अलग अलग दो भागों में बांटती है। तो ये इन पर्वतों का निर्माण भी जो है वो खंडित यानी ब्लॉक माउंटेन की वजह से हुआ है। ये इसमें टेक्टोनिक प्लेट्स जो थी आपस में खिंची और ज़मीन टूट गई, उसकी वजह से इनका निर्माण हुआ, है ना। एक भाग ऊपर उठ गया उसमें। तो अब ज्वालामुखी पर्वत किसे कहा जाता है या वॉल्केनिक माउंटेन किसे कहा जाता है? तो ज्वालामुखी पर्वत जो है वो ज्वालामुखी विस्फोट से जो लावा जमने की वजह से आजू बाजू की ज़मीन जो है लावा के जमाव की वजह से वो ऊपर उठते जाती है और वो उस तरीके से ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। तो उदाहरण के लिए जो हम माउंट फूजी पर्वत है, आपने जापान का माउंट फूजी जो ज्वालामुखी है उसके बारे में आपने सुना होगा, वो भी एक ज्वालामुखी विस्फोट से बना हुआ पर्वत है। और दूसरा आपने माउंट किलिमंजारो का नाम सुना होगा, जो कि अफ्रीका में है, साउथ अफ्रीका में है माउंट किलिमंजारो। तो ये भी ज्वालामुखी के प्रभाव की वजह से, ज्वालामुखी के विस्फोट की वजह से इन दोनों पर्वतों का, मतलब माउंट फूजी जापान और माउंट किलिमंजारो अफ्रीका, इन दोनों पर्वतों का निर्माण हुआ है। ठीक है, अब अपक्षय। अपक्षय मतलब क्या होता है? जब चट्टानें धीरे धीरे टूटती हैं, विघटित होती हैं, जिससे वो और छोटे छोटे कणों में बढ़ जाती हैं, तो उसे हम अपक्षय कहते हैं। यह एक स्थिर प्रक्रिया है और यानी चट्टान वहीं की वहीं पर टूटती है और कहीं बहती नहीं है। जैसे आपने देखा होगा कि आरावली पर्वत है ना। आरावली पर्वत राजस्थान में है। तो राजस्थान में आरावली पर्वत के आसपास का जो क्षेत्र है वो हवाओं के घर्षण की वजह से अपरदन हुआ उसमें, और उसकी वजह से पहाड़ जो है टूट करके, आपने देखा होगा पहाड़ी क्षेत्र में भी कई जगह से
भुरभुरी सी मिट्टी पाई जाती है आपको। मही मिट्टी तो नहीं रहती है, वो ऐसा लगता है कि चट्टान को ही किसी ने पीस दिया हो जैसे। तो ये जो है ये चट्टान का अपक्षय, मतलब चट्टान का टूटना है ना। ये वेदर की वजह से, वेदर हीटिंग की वजह से ये जो चट्टानें हैं वो टूटती हैं। जैसे बारिश आई, उसमें दरारें पड़ के वो तेज़ गर्मी पड़ी, फिर हवा का प्रवाह हुआ, तो इस तरीके से चट्टान लगातार जो मौसम है उसकी मार को झेलती रहती है और इस वजह से उसमें घर्षण होता है और उस तरीके से चट्टान जो है वो टूट जाती है। ठीक है, तो अब अपक्षय जो है आपने समझा कि चट्टानों का धीरे धीरे टूटना, विघटन, जिससे वो और छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं, उसको अपक्षय कहते हैं। यह एक स्थिर है ना इस प्रक्रिया है, यानी चट्टान वहीं पर टूटती है और कहीं बहती नहीं, वहीं पे चट्टान के पास ही वो मिट्टी जो है वो वहीं की वहीं जमा होती रहती है। ठीक है, अब प्रकार कितने प्रकार के हैं, तो भौतिक प्रकार जिसको हम फिजिकल वेदर हीटिंग कहते हैं। अब उसको समझते हैं हम लोग कि तापमान के उतार चढ़ाव से भी चट्टानें टूटती हैं। जैसे गर्म होकर के फैलना, चट्टान गर्म होकर फैलती है और ठंड में वो सिकुड़ जाती है, तो बार बार सिकुड़ना, फैलना, और फिर उससे क्या होगा, वो चट्टान कमज़ोर होकर के टूट जाती है। ठीक है, रासायनिक अपक्षय है ना, केमिकल वेदर हीटिंग। तो ये क्या होता है, इसमें जल मतलब पानी, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि से आदि जो है वो चट्टान के साथ में रासायनिक क्रिया करते हैं और उसकी रासायनिक क्रिया के चलते जो चट्टानें हैं उनका रूप बदल जाता है। जैसे ये चूना पत्थर में विघटित हो, चूना पत्थर का कैसे विघटन होता है, इसी की वजह से होता है ना। चूना पत्थर में अंदर आपने देखा होगा, जहाँ पे चूना पत्थर की चट्टानें पाई जाती हैं वहाँ पर जब पानी अंदर अंदर बहता है तो वहाँ पे अंदर के अंदर बहुत बड़ी ऐसी गुफाएं बन जाती हैं। ये आपने देखा होगा, ये बुरहानपुर उसके आसपास चूना पत्थर के खदानें पाई जाती हैं, वहाँ पर ऐसी कई सारी गुफाएं बनी हुई हैं जो कि पानी के अपरदन की वजह से गुफाओं का रूप उन्होंने धारण कर लिया और वहाँ का जो चूना है वो बह गया है, चट्टानों का में जो चूना था वो बह गया है और वहाँ पे गुफाओं का रूप उन्होंने ले लिया है। ठीक है, जल, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड आदि जो है वो चट्टानों को रासायनिक रूप में बदल देती है और जैसे चूना पत्थर का विघटन। ठीक है, अब जैविक अपक्षय, जैसे बायोलॉजिकल जो विघटन होता है उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पेड़ पौधों की जड़ें, जीव जंतु या मानव के द्वारा भी हम चट्टानों का चट्टानों में टूट फूट होती है। अपरदन यानी इरोजन जिसको कहा जाता है ना। तो परिभाषा क्या है इरोजन की, जब हम चट्टान के टूटे हुए कण या मिट्टी किसी बाहरी शक्ति जैसे जल, हवा या बर्फ के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाए जाते हैं तो उसे हम अपरदन कहते हैं। अपरदन के प्रमुख स्रोत क्या है, जैसे जल अपरदन, वाटर इरोजन। ठीक है, नदी जब चट्टानों को काटती है और काट करके क्या करती है, गहरी घाटियाँ बनाती है ना। जैसे ग्रैंड कैनियन आपने देखा होगा, कोलोराडो नदी है अमेरिका में, है ना। तो वहाँ पर उसने ग्रैंड कैनियन बनाया, मतलब इतना गहरा पहाड़ी को उस नदी ने काटा है, इतना गहरा अपरदन हुआ है उसमें कि आप बहुत मतलब गहरी खाइयाँ बन गई हैं उस नदी के अपरदन की वजह से। चट्टानें इतनी गहरी तक उस नदी ने काटी हैं। तो जल का जब तेज़ी से प्रवाह होता है तो वो भी चट्टानों को में घर्षण की प्रक्रिया को तेज करता है और उसकी वजह से चट्टानें जो है वो घिस करके खड्ड बन जाती हैं, गहरी हो जाती हैं। इसके अलावा पवन का अपरदन, मतलब हवा जो विंड इरोजन भी होता है। विंड इरोजन कैसे होता है, तो आपने देखा होगा कि रेगिस्तानी जो क्षेत्र होते हैं उसमें जो हवाएं चलती हैं तो वो बालू को उड़ाती हैं और टीलों का निर्माण करती है, जिसको हम बालू टिब्बा बोलते हैं। तो गर्मी में जब हवाएं चलती हैं तो आज आपने देखा बालू का टीला यहाँ था और 1 घंटे बाद आप देखेंगे तो वो टीले की पोजीशन जो है वो चेंज होकर के वो दूसरी जगह एकत्रित हो जाएगी। मतलब जिस दिशा में हवा चलती है उस दिशा में वो टिब्बा जो है, बालू का जो टीला है, वो बहते बहते आगे बढ़ जाता है। तो इस तरीके से हवा जो है वो भी जो अपरदन का बहुत बड़ा कारक है ना। तो इसके अलावा हिमनद का भी हिमनद भी अपरदन करते हैं, है ना। जैसे आपने देखा हो, जैसे गंगा नदी जो है वो ग्लेशियर से निकली हुई है ना। तो जो ग्लेशियर इरोजन जो है वो भी बहुत बड़ा इरोजन करते हैं भूगर्भिक उसमें। जैसे पर्वतीय क्षेत्रों में गहरे जो ग्लेशियर होते हैं वो खिसकते खिसकते चट्टानों को घिसते हुए चले जाते हैं, है ना। और वो धीरे धीरे बर्फ़ की नदियाँ होती हैं जो कि धीरे धीरे खिसकती हैं। तो इस तरीके से जो गंगोत्री है वो भी एक तरीके का ग्लेशियर है और वो भी इरोजन करता है। वहाँ का जो पहाड़ी क्षेत्र जो है उसको वो घिसता है।
इसके अलावा समुद्री अपरदन भी होता है ना, मरीन इरोजन भी होता है, जैसे समुद्र की लहरें जो समुद्र तटों को बार बार टकराती हैं, तो समुद्र के तटों में भी कटाव उत्पन्न होता है बार बार समुद्रों की लहरों के टकराने से। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की जो भू आकृतियाँ जो हैं वो प्राकृतिक कारणों से बदलती रहती हैं, परिवर्तन उसमें होते रहता है। भू आकृति है ना, अब भू आकृतियाँ अपन इसकी परिभाषा समझ लेते हैं। तो अपरदन और अपक्षय जैसी प्रक्रियाओं के कारण पृथ्वी की सतह पर जो विभिन्न प्रकार की आकार और संरचनाएं बनती हैं या बिगड़ती हैं, उनको हम भू आकृतियाँ कहते हैं। भू आकृतियाँ मुख्य तरह से कितने प्रकार की होती हैं? तो पहला, जल द्वारा निर्मित आकृति है ना। तो जल द्वारा आक्रमित जो लैंडमार्क बनते हैं वो कैसे वी आकार की घाटियाँ बन जाती हैं। नदियों के द्वारा जो घाटियाँ बनाई जाती हैं वो गहरी होती हैं, मतलब बीच में से बिल्कुल गहरी होती हैं, वी आकार की घाटियाँ बनाती हैं। जैसे आपने देखा होगा नर्मदा ने जो घाटी बनाई वो वी आकार की घाटी है, गंगा की जो घाटी वो वी आकार की घाटी है, या कोलोराडो की जो घाटी है वो वी आकार की घाटी। तो नदियों के द्वारा जो अपरदन किया जाता है वो नदियों द्वारा वी आकार की घाटी बनाई जाती है। जलप्रपात अचानक ऊपर से पानी का ऊंचाई से नीचे गिरना जो है वो वाटरफॉल या जलप्रपात कहलाता है। बाढ़ के मैदान, तो नदियाँ अपने किनारे पर समतल भूमि, जब पहाड़ से उतरती हैं तो बहुत तेज़ी से उतरती हैं, और जैसे ही वो मैदानी भाग में पहुंचती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है, और पहाड़ों से जो वो अपने साथ गाद, कंकड़ पत्थर, मिट्टी और मिनरल जो भी बहा करके लेके आती है, जब जैसे ही वो मैदानी इलाके में पहुंचती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है, और धीमी होकर के वो सर्पाकार, मतलब सांप की तरह से ऐसे ऐसे पलट करके बहती है, मुड़ मुड़ करके चलती है। और मुड़ के चलने की वजह से क्या होता है कि अपने साथ में जो गाद, मिट्टी या कंकड़ पत्थर बहा करके लाई है वो अपने किनारों पर जमा करते जाती है। तो उसके किनारे जो हैं, आपने देखा वो नदी के किनारों पे आपको कंकड़ पत्थर, मट्टी, रेत ये बहुत सारी दिखेंगी। तो वो कहाँ से आती है? वो पहाड़ों से बहा करके लाई गई नदियों की वो रहती है, गाद रहती है, मिट्टी रहती है, और वो बाढ़ के मैदान में वो छोड़ देती है। तो आपने देखा होगा कि हर साल बारिश में बहुत बड़ा क्षेत्र जो है वो डूब जाता है, जलमग्न हो जाता है, और उसकी वजह यही है कि वो जितनी पोषक मिट्टी वो ऊपर से बहा करके लेकर के आती है वो मैदानों में छोड़ देती है, और मैदानों को उपजाऊ बनाती है, जो कि हमारे एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी है। और नेचुरल मिनरल और खनिज लवण जो है वो ज़मीन को, पौधों को मिलते हैं। तो ये बाढ़ के मैदान जो है वो नदियों के द्वारा बनाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा पवन के द्वारा, तो अब पवन क्या करती है, मतलब हवा क्या करती है? हवा भी बहुत सारे लैंडस्केप बनाती है, जिसमें बालू के टीले हैं जो कि रेगिस्तान में बनते हैं। लोएस जो हैं वो कहाँ बनते हैं? वो बारीक मिट्टी और हवा की वजह से उड़ करके जमा होते रहते हैं, ये लोएस कहलाते हैं। ठीक है, हिमनद क्या है? हिमनद जो है वो जो ग्लेशियर है उसकी वजह से बनते हैं। वो ग्लेशियर जो है वो यू आकार की घाटी बनाती है और वी आकार की नदियाँ बनाती हैं। ठीक है, अब इसके अलावा बर्फ़ के साथ साथ जो चट्टानों का जमाव होता है वो मोरेन बनाते हैं। ठीक है, समुद्र द्वारा निर्मित जो वो बनते हैं, लैंडस्केप बनते हैं, तो वो भी अलग अलग प्रकार के बनते हैं। जैसे सी केव बन जाती हैं, समुद्र में कटाव की वजह से गुफाएं बन जाती हैं, समुद्र में अंदर 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 तक पानी चला जाता है उसमें, है ना। समुद्री मेहराब बन जाते हैं, सी आर्च बन जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि कहीं बीच में पहाड़ी खड़ी हुई है, बीच में उसमें गड्ढा हो गया है। ऐसा आप इंडोनेशिया वगैरह में, जो थाईलैंड वगैरह में घूमने जाते हैं तो वहाँ पे आपने देखा होगा समुद्र के बीच में से पहाड़ियाँ हैं, जिसमें बीच बड़ी सी पहाड़ी है, उसके ऊपर पेड़ पौधे लगे हुए हैं, और नीचे बीच में ऐसा आर्च जैसा बना हुआ है, समुद्री मेहराब जिसको कहा जाता है, सी आर्च कहते हैं उसको, है ना। तो वो देखने में बड़ा खूबसूरत दिखता है, और लोग पर्यटन के लिए इन क्षेत्रों में जहाँ पे सी आर्च पाए जाते हैं वहाँ घूमने भी जाते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला इन सब से हमारा, कि पर्वत निर्माण पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से होता है। पर्वत कैसे बनता है? पृथ्वी की आंतरिक शक्तियों की वजह से बनता है। अपक्षय जो है वो चट्टानों को तोड़ता है, जबकि अपरदन उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है ना। इन प्रक्रियाओं के मिलने से भू आकृतियाँ बनती हैं, और जो पृथ्वी की सतह को विविध प्रकार से आकर्षक बनाती हैं। इसीलिए हम कई बार उनको देखने के लिए जाते हैं, केव्स में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, समुद्र तटों पर आसपास जाते हैं, तो इसीलिए जाते हैं। और ये किसके द्वारा बनी हुई है? ये सारी प्रकृति जो है उसने प्रकृति की जो आंतरिक शक्तियाँ हैं उसके द्वारा इन सब का निर्माण होता है। उम्मीद है आपको ये अध्याय समझ में आया होगा, और अगर आपको समझ में आया है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।